गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तनुश्री मिस हियर। आज हम लोग हाफ हिंदी का अनोखे राष्ट्रपति ये लेसन करने वाले हैं। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसमें कोई कोई वर्ड जो है हिंदी के वो डिफ़िकल्ट है। तो जैसे ही मैं बोलूँगी तभी वहाँ पे आप थोड़ा लिखने की कोशिश करो, बराबर। अगर आपने मैंने भेजे हुए अर्थ नहीं लिखे हैं तो ओके। अभी अनोखे, अनोखे का मतलब क्या? अलग किस्म के, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन उनमें क्या थी, बहुत सादगी थी, इसलिए वो बहुत अनोखे थे। और राष्ट्रपति का मतलब है प्रेसिडेंट। समझ में आया? अभी देखो, गद्य संबंधी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित, मतलब उन्होंने लिखा है, प्रस्तुत संस्मरण, संस्मरण मतलब उनकी यादों में जो था वो उन्होंने लिखने की कोशिश की है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है, मतलब वो हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, एकदम सिंप्लिसिटी, सरलता, सहज स्वभाव, मतलब एकदम ही सिंपल नेचर के वो आदमी थे, बारे में प्रकाश डाला गया है। यह लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर, महामहिम मतलब सबसे ऊंचे पद पर, टॉप लेवल पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम मात्र लेश मात्र भी नहीं था। अहम मतलब क्या? ईगो प्रॉब्लम उनमें जरा भी नहीं था। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं पूरा लेसन। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट मालिका गुंथी है यह बताना कठिन है। लेखिका क्या कहती है कि पहले पहले मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम राजेंद्र बाबू को देखा, तभी उनके मन में क्या विचलता हो गई, मतलब उनका मन बहुत ही क्या हो गया, भावुक हो गया, विचलित हो गया कि हमारे राष्ट्रपति ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा उनको लगा। देखो, सर्वथा का मतलब आएगा सदैव, गद्यात्मक यानी सामान्य, एकदम सिंपल वातावरण में उनकी और राजेंद्र बाबू की क्या हो गई थी, फर्स्ट मीटिंग हो गई थी, बराबर। अभी देखो, मैं का मतलब यहाँ पे लेखिका प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी। प्रयाग यानी प्रॉपर नाउन, जो बिहार में स्थित है। और शीतावकाश में, शीतावकाश मतलब शीत मतलब ठंडी नहीं, शीतावकाश, अवकाश मतलब छुट्टी, और शीतावकाश मतलब गर्मियों की छुट्टी में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी। अभी वो क्या थी, बिहार से पटना जा रही थी क्योंकि उनके भाई वहाँ पे रहते थे और वो अपने भाई को मिलने के लिए गर्मियों की छुट्टी में जा रही थी। ऐसा सिंपल इसका मीनिंग है। अतः स्टेशन पर प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े और इसीलिए ट्रेन की राह देखने के लिए उन्हें स्टेशन पर कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ा। प्रतीक्षा का मतलब इंतजार। शीतावकाश, ग्रीष्मकाल, बराबर। स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। अभी देखो, 3 पैरों वाले बेंच पर, अभी हम लोगों को 4 पैर के बेंच देखने की आदत है। कहीं कहीं स्टेशन पे 3 पैर होते हैं, एक स्टार्टिंग में, एक मिडल में और एक एंड में, ओके। तो उन्होंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि 3 पैरों वाले बेंच है, देहातियों की वेशभूषा में। देहातियों की मतलब क्या है, जैसे गांव के लोगों का वेशभूषा पहराव होता है, वैसे ही पहराव में एक सज्जन वहां पे बैठे थे और उनके आजू बाजू में इर्द गिर्द बहुत भीड़ जमा हुई थी, बराबर। लेखिका वहां पर ही बैठी थी और उसकी जो चंचल नजर है वो वहां से ऐसे उसने देखा और वापस ऐसे मुड़ गई। देखो, विराजमान थे, मेरी विहंगम नजर, विहंगम यानी मेरी अस्थिर नजर, चंचल नजर, बराबर, दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। अभी वो क्या है, उन्होंने देखा कि कोई एक सज्जन बैठे हैं, आजू बाजू में बहुत सारी भीड़ जमा है, इसलिए उन्होंने देखा और वापस वो अपना काम में लग गई। बाद में उनके भाई साहब आ गए वहां पे, तो उनके भाई ने उनको बताया, अरे ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये हमारे देश के प्रेसिडेंट है, ये हमारे देश के कौन है, राष्ट्रपति है, और वो यहाँ पर ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। ऐसा जब उन्होंने उनको बताया, किसको, महादेवी वर्मा जी को, तब उन्हें अभिवादन का ध्यान आया। अभिवादन का यानी क्या, प्रणाम करने का ध्यान आया, बराबर। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में
अंकित हो गई थी। उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है, उसको अंडरलाइन करो और उसके बाद लिखो कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या लिखोगे? कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब उन्होंने जब उनको पहली बार देखा था और बाद में अभी जब वो लेसन लिख रही थी, कुछ उनके बारे में लिख रही थी, तभी भी वो वैसे ही थे जैसे उन्होंने उनको पहले देखा था। इसके लिए उन्होंने बताया है आकृति स्मृति में अंकित हो गई, यानी क्या, एक तरह से उनकी जो प्रतिमा है राजेंद्र बाबू की, वो उनके मन में क्या हो गई थी, छप गई थी कि ये कितने अनोखे हैं। तो ये जो आकृति उनके मन में पहली बार छप गई थी, वही आकृति उन्होंने जब उनके बारे में ये चरित्र लिखा, तभी भी उनकी आकृति वैसे की वैसी ही थी। मतलब उनके पहराव में, उनके रहन सहन में कोई भी परिवर्तन उनको नजर नहीं आया। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है, नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। समझ में आया? अभी आगे, सत्य में से जैसे कुछ घटना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तिमत्व में भी कुछ जोड़ना या घटाना संभव नहीं रहता। देखो, बराबर से वाक्य पढ़ो। सत्य में मतलब जैसे कोई ट्रुथ है, उसमें हम लोग कोई भी ऐड नहीं करते हैं, ना कोई उसमें से सब्सट्रैक्शन करते हैं। वैसे ही जिसका व्यक्तिमत्व सच्चा होता है, उसे कोई भी सजने संवरने की या फिर किसी और ढंग में ढलने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से सत्य सत्य ही होता है, उसी तरह से सच्चा आदमी भी सच्चा आदमी ही होता है। ऐसा इसका सिंपल मीनिंग है। इस लेसन का हर एक लाइन अलग तरीके से घूमेगा, इसीलिए बराबर से इसके ऊपर ध्यान दो। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीण जैसी मूछों पर मूछे जो ऊपर के होठ को ही नहीं ढक रही थी, नीचे के होठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। बराबर। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनासाय आकर्षित कर लेती थी। अभी देखो, ये पूरे पैराग्राफ में अलग अलग वर्ड्स हैं। मैं इसका हर एक इसका मतलब पहले बताती हूँ। काले घने छोटे कटे हुए बाल, मतलब छोटे बाल होते हैं, ये सबको पता है क्योंकि वो क्या थे, जेंट्स थे। बराबर। चौड़ा मुख यानी बड़ा मुख, चौड़ा माथा, माथा भी उनका कैसे था, ये ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं माथा, वो भी उनका चौड़ा था, ब्रॉड था, चौड़ा यानी ब्रॉड। घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, अभी भ्रुकुटियां मतलब ये आईब्रो। बराबर। और वो कैसी थी, घनी थी, बहुत जाड़ी थी, और उसके नीचे क्या थी, उनकी आंखें थी जैसे हम लोगों की भी होती है। मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, मतलब जितना उनका ये चेहरा था ना, उससे भी ज़्यादा उनकी नाक कैसी थी, बड़ी थी। ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। हमारा जो नाक होता है वो देखो कैसे होता है, हमारे चेहरे के अनुरूप होता है। बराबर। अपने चेहरे को वो अच्छा दिखना चाहिए, जचना चाहिए, लेकिन उनका थोड़ा कैसे था, बड़ा था। बराबर। कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, ठुड्डी यानी ये अपनी नीचे का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं चिन। बराबर। तो ये कैसी थी, पूरी ऐसे गोल गोल थी थोड़ी। बराबर। उसके बाद देखो, कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, मतलब ओठ भी कैसे थे, थोड़े जाड़े बड़े थे उनके। श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, उनका वर्ण कैसा था, ना एकदम फेयर इन कलर थे ना डार्क इन कलर थे, मिडल जो होता है, हम लोग थोड़ा सा बोल सकते हो उसको सांवला रंग, ऐसे थे। और उसके भी ऊपर क्या था देखो, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछे जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे की ओठों पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। मतलब मूछे इतनी बड़ी थी कि ऊपर का होठ तो दिखाई नहीं देता था, बल्कि वो जो केश रहते हैं वो क्या कर रहे थे, नीचे के जो अपना ओठ है उसको भी थोड़े से क्या कर रहे थे, ढक कर रख रहे थे। ये ध्यान में रखो। मूछे कैसी होती है, अपने ये जो अपना ओठ होता है उसके ऊपर होती है, लेकिन उनकी क्या थी, मूछे इतनी बड़ी थी
कि ऊपर का होठ भी ढक गया था और नीचे के होठ के ऊपर भी थोड़ा सा क्या हो गए थे, उनके वो बाल आ गए थे। बराबर। आवरण यानी क्या है, ये मतलब बाल आए थे। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनासाय आकर्षित कर लेती थी। अनासाय मतलब बेवजह आकर्षित कर लेती थी, बेवजह अट्रैक्ट कर लेती थी। ऐसा उनका चेहरा और ऐसा उनका व्यक्तिमत्व था। समझ में आया कैसा था? देखो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कि उनकी शरीर यष्टि कैसी थी, उनके होठ कैसे थे। बराबर। बाद में मतलब उनकी कौन सी विशेषता है जो हम लोगों की आंखें खींच लेती थी। तो क्या लिखोगे? हाथ पैर शरीर सब में ऐसी लंबाई थी कि वो क्या करते थे कि अपनी दृष्टि को वो क्या कर लेते थे, अपनी ओर खींच लेते थे। ध्यान में आया? समझ में आया? यहाँ तक लेसन में क्या बताया है कि अनोखे राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति किस तरह से अलग थे। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो गाड़ी पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे क्या थे, खड़े थे। और उनकी ये क्या बताई है, पूरा का पूरा उनके फेस का वर्णन और उनके शरीर का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अभी आगे देखो, आगे के पैराग्राफ में पूरा का पूरा उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं इसका वर्णन किया गया है। देखना, उनकी वेशभूषा मतलब ड्रेसअप की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी मतलब आकर्षित कर लेती थी, थोड़ा सा संभ्रमित कर लेती थी कि इतने बड़े प्रेसिडेंट होने के बाद भी ये ऐसी इस तरह की पोशाक करके निकलते हैं। खादी की मोटी धोती तो सबको पता है। बराबर। ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। अभी पिंडली का मतलब लिखना काफ, CALF, काफ। बराबर। मतलब उनकी, हम लोग अगर धोती पहनते तो दोनों भी क्या होती है, सेम लेवल पे होती है, दोनों पैर अपने ढके हुए होते हैं। उनकी धोती कैसी थी, एक पैर को पूरा का पूरा उन्होंने अच्छे से क्या किया था, लपेट कर रखा था, बराबर थी। और दूसरी धोती थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, दूसरे पैर का जो कपड़ा था वो थोड़ा सा ऊपर हो गया था। कहाँ तक? तो उनके काफ तक ही वो छूता था, एकदम पैर के यहाँ पे उनकी धोती की वो जो एज है वो नहीं आ रही थी। मतलब दोनों भी सिमिलर नहीं थी, एक नीचे थी बराबर से और एक थोड़ी सी क्या थी, ऊपर थी। समझ में आया? आगे देखो, मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। देखो अभी उन्होंने काला खरदरा मतलब खादी का जो कुर्ता है वो काले रंग का पहना था, तो ये ऊपर जो उनका बटन होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नेहरू विजार। बराबर। तो जो ऊपर का आजकल जो सारे बच्चे डालते हैं ना शेरवानी, तो वो जो ऊपर तक होती है, बराबर, उसको बटन होता है, तो वो बटन उनका टूटा हुआ था, इसके लिए उनका ऊपर का पार्ट क्या था, खुला था। अभी देखो, और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। और कैसे था, मतलब थोड़े बहुत तो खुले ही थे और बाद में जहाँ से घुटना शुरू होता है वहाँ से वो सारे के सारे क्या थे, बंद थे। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे। अभी क्या थे, सर्दी का थोड़ा सा मौसम था, इसके लिए क्या था, उनके पैरों में जूते भी थे, उनके पैरों में मोजे भी थे। परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदावाद था। अभी देखो, लेकिन कोट और धोती के समान मतलब जैसे कोट था ऊपर का बटन खुला हुआ था, धोती कैसे थी, एक पैर की पूरी उन्होंने क्या थी, अच्छे से पहनी थी और एक पैर की थोड़ी सी क्या हो गई थी, ऊपर हो गई थी। बराबर। जैसे कि कोई घाई में कपड़े पहनता है तभी कैसे होता है ना, उसका ध्यान नहीं होता है, वो फटाफट कपड़े पहनकर निकलता है, वैसे ही उनकी स्थिति थी। देखो, स्वच्छंदावाद का मतलब खुलापन, मतलब किधर भी उन्होंने खुद को मेंटेन रखने की कोशिश नहीं की थी। मिट्टी की परत मतलब क्या, वो शूज के ऊपर सब मिट्टी जमा हो गई थी। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का, मतलब क्या है, वो जूते काले रंग के हैं या वो ब्राउन रंग के हैं, ये पता ही नहीं चलता था। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। विचित्र यानी अनोखी तरीके से पहनी थी उन्होंने। देखो, हम लोग टोपी पहनते तो मोस्टली कैसे होती है, ऐसे होती है ना टोपी, बराबर, हम लोग ऐसे पहनती है, एक आगे कोर होता है, एक नीचे छोर होता है, बराबर। उनकी आगे की नोक बाई भव पर खिसकी आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। मतलब टोपी कैसे थी, ऐसे होती है ना, तो उन्होंने वो ऐसे पहनी थी।
समझ में आया? मतलब पट्टी ऐसे दिख रही थी और दोनों कोर क्या थे ना, ऐसे इधर इधर ऐसे आड़े टेढ़े हो गए थे। समझ में आया? अभी देखो, उसके बाद देखकर लगता था वो मानो किसी हड़बड़ी में मतलब बहुत ही घाई में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। मतलब क्या है, फटाफट धोती पहन ली, फटाफट अपने वो कुर्ता पहन लिया, कैसे भी मोजे डाल दिए, फिर उधर टोपी लटकी थी वो फटाक से ऐसे ही डाल दी। ऐसे वो हड़बड़ी में निकले हैं किसी को मिलने के लिए, ऐसे उनकी वेशभूषा थी। बराबर। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वह उसी स्थिति में लटका रहा था। मतलब क्या है कि घर में उन्होंने शायद टोपी उसी तरह से रखी होगी, उन्होंने वैसे ही पकड़ी और अपने सिर पर डाली। इस तरह से वो बेचारे जैसे भी उनके शरीर के ऊपर जैसे भी वो कपड़े रहे उस तरह से रहकर वो निकल पड़े। ना उन्होंने आईना देखा, ना उसे ठीक करने की क्या की कोशिश की। समझ में आया वो किस हड़बड़ी में निकले? ध्यान में आया बराबर से? देखो, उन्होंने पहले उनका क्या क्या बताया है, उनके शरीर का वर्णन किया है। जैसे क्या दिया है, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, बराबर, मतलब चेहरे के अनुपात थोड़ा बड़ा नाक, बाद में ये जो ठुड्डी है वो भी ऐसे गोल गोल थी, ये भी बताया। गेहुआ रंग था, बाद में उनकी भ्रुकुटियाँ कैसी थी, बहुत ही मोटी थी, उसके नीचे उनकी आंखें थी। बाद में क्या था, हाथ पैर, इसमें जरा लंबाई ज़्यादा थी लोगों से भी। बराबर। बाद में उन्होंने कपड़ों का वर्णन कैसे किया है, अगर हम लोग ऊपर से ले तो पहले टोपी तो वो उन्होंने बराबर से नहीं पहनी थी। बराबर। बाद में बंद गले का कोट तो था, लेकिन क्या उसके बटन खुले हुए थे, मतलब टूट गए थे, इसके लिए ऊपर का भाग खुला था। बाद में नीचे का भाग में सारे बटन्स लगे हुए थे। बाद में धोती में तो स्वच्छंद विचित्रवाद था, यह धोती बराबर से पहनी नहीं थी, एक पैर पूरा ढक गया था तो एक पैर आधा दिख रहा था। और जूते और मोजे भी वैसे ही पहने थे, जूतों को पॉलिश नहीं था या फिर उसको झटका नहीं गया था, उसके ऊपर मिट्टी थी, इसके लिए वो कौन से कलर के थे वो भी नहीं पता चल रहे थे। समझ में आया? यहाँ तक क्या है, उन्होंने क्या है इस तरह का एक विचित्र क्या बोलते हैं वेशभूषा और पहराव, ये जो है महादेवी वर्मा, उन्होंने उनको देखा। बराबर। इस तरह के पहराव में उन्होंने पहली उनकी जो राजेंद्र बाबू को देखने की जो पहला इंसिडेंस था वो इस तरह का था। ये उन्होंने यहाँ पे हमें बताने की क्या की है, कोशिश की है। अभी ये इतना सब कुछ क्यों बताया, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट थे। बराबर। और प्रेसिडेंट जब निकलता है तो इस अवस्था में नहीं निकलता है, लेकिन उस टाइम क्या था ना कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी, हमारा देश स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं था, बाद में बहुत कुछ क्या बोलते थे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो उनको देश की सेवा करने में क्या नहीं मिल रहा था, खुद को देखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। बराबर। ये अभी आप आगे जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ओके। अभी देखो, उनकी मुखाकृति देखकर, मुखाकृति यानी मुख की बनावट, बराबर, मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। अभी देखो, सारे लोगों को लग रहा था कि इन्हें कहीं पे तो देखा है। अभी एक आप सिंपल सा एग्जाम्पल लो। अगर हम लोग ऐसे ही घूमते हैं, मतलब कैसे अपने नॉर्मल कपड़ों में पहनते हैं और घूमते हैं। बराबर। लेकिन शादी ब्याह में जाते हैं तो बहुत सज धज कर और सवर कर जाते हैं। बराबर। तो जब भी शादी में देखा हुआ व्यक्ति है ना, वो जब हम लोग ऐसे ही देखते तो फटाक से पहचान में नहीं आता है। बराबर। इसी तरह से ये प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर भी गांव के लोगों की तरह ही उनकी वेशभूषा थी। तो इसके लिए क्या है ना, हम लेखिका को लगा कि शायद मैंने इनको कहीं पहले देखा है, क्योंकि उनका जो पहराव था वो प्रेसिडेंट की तरह नहीं था। उनका पहराव किसकी तरह था, सिंपल से गांव के जो देहाती लोग होते हैं उनकी तरह था। इसके लिए सबको लग रहा था कि इन्हें कहीं देखा है। समझ में आया? राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन यानी संपूर्ण बनावट, मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक सामान्य भारतीय जन की आकृति। अभी समझा, एक सामान्य भारतीय जन की आकृति, जैसे इंडियन पीपल सारी जगह पे घूमते उसी तरह से वो भी बेचारे क्या थे, घूमते थे, और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था।
और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उनको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि इन्हें हमने देखा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, वो बहुत सारे गांव वालों की तरह ही उनका पोशाक था और उनकी तरह ही वो रहते थे। तो बहुत से गांव वालों का ऐसे लगता था कि अरे हाँ, इसे शायद कहीं मैंने कोई तो इलाके में देखा था। बराबर। अभी देखो राजेंद्र, हाँ ये हो गया। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। देखो हाँ, वो जैसे कैसे रहते थे, हमारा देश कौन सा है, किसानों का देश है। तो जिस तरह से किसान रहता है, उसकी जिस तरह से वेशभूषा होती है, वो जिस तरह से लोगों में मिलता है, उसी तरह से अपने ये जो प्रेसिडेंट थे वो लोगों में क्या होते थे, मिल जाते थे, घुल मिल जाते थे। समझ में आया क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि किसान क्या है, हमारे देश का क्या है, भवितव्य है, भविष्य है। तो मैं अगर उसके जैसा रहूँगा, उसके जैसा ही मैं रहन सहन रखूँगा, तो वो मुझे भी अपना ही समझेगा। ध्यान में आया? अभी देखो, अभी इसके ऊपर बराबर से इसको अंडरलाइन करना। हाँ, सामान्य भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिनिधित्व यानी प्रतिनिधित्व करना, मतलब रिप्रेजेंट। बराबर। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी। प्रतिभा मतलब क्या, उनका ये जो रुतबा था प्रेसिडेंट का। बुद्धि मतलब उनका आईक्यू के साथ उनको एक संवेदना थी, मतलब वो सेंसिटिविटी भी थी उनमें। वही उनकी सामान्यता की गरिमा प्रदान करती थी। वही उनको क्या करती थी, बहुत ज़्यादा ऑनर देती थी कि इतने बड़े होने के बाद भी वो कैसे रहते हैं, एकदम सिंपल रहते हैं। अभी प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब उनका बुद्धि तो एकदम स्ट्रांग रहेगी। बराबर। बाद में उनके आजू बाजू में सारे नौकर चाकर रहेंगे, उनका रहने का महल भी बहुत अच्छा होगा। फिर भी उनमें क्या थी, एक तरह की संवेदना भी थी। वो लोगों के लिए बहुत ही क्या थे, सेंसिटिव थे। तो यही उनके लिए क्या थी, बहुत बड़ी स्वाभिमान की बात थी, सम्मान की बात थी। समझ में आया? अभी देखो, व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थित बनाए रखती है। देखो कभी भी है ना, मनुष्य की व्यापकता जो होती है ना, मतलब वो कैसे रहता है उसके ऊपर ही लोग उसे पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, संवेदना की गहराई में स्थित बना। लेकिन उनके लिए एक व्यापकता क्या थी, तो सेंसिटिविटी थी। मतलब क्या है, किसी भी आदमी का दुख दर्द देख के उनको भी क्या होता था, दुख होता था। और यही उनके लिए क्या था, बहुत बड़ा सम्मान था कि कोई भी आदमी उनको बिना झिझक उनके महल में आकर उनको अपनी तकलीफ बताया करता था। ये उस टाइम की बात है। समझ में आया? अभी देखो, उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनासाय हो जाता है। अनासाय मतलब क्या है, हो ही जाता है बेवजह। अभी अस्त व्यस्तता मतलब क्या, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरह का पोशाक पहना था। अस्त व्यस्तता यानी विचित्रता। बराबर। निजी सचिव का मतलब यहाँ पे आता है उनके जो एकदम कामकाज देखने वाले जो होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना आजकल पर्सनल सेक्रेटरी। बराबर। और सहचर भाई कौन है उनके, चक्रधर, मतलब उनके सगे भाई नहीं, लेकिन उनके साथ वो हमेशा रहते थे। और उनके ही सारे के सारे जितने भी सिंपल रहने का जो उनका क्या बोलते हैं ना, सिंपल रहने का जो उन्होंने ये उठाया था, बीड़ा उठाया था राजेंद्र बाबू ने, वही बीड़ा उन्होंने भी उठाया था। समझ में आया? तो तो वो उनके साथ रहते थे, इसीलिए लोगों ने बाद में उनको क्या बोलना शुरू किया, ये तो इनके भाई साहब ही है। ओके। जब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैरे के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जे को अपने लिए सहेज लेते। देखो वो कितने उनके परम भक्त थे। कौन? चक्रधर जी। किसके भक्त थे? राजेंद्र बाबू के। कि उनके फटे पुराने कपड़े वो पहनते थे।
देखो मतलब उसकी स्थिति कैसी थी वो देखना। मतलब जब राजेंद्र बाबू पहनने के बाद जूतों की परिस्थिति कैसी थी देखो। पहले मोजों की तो 5 उंगलियां बाहर निकल आती थी, मतलब फटे हुए सामने से। जब जूते के तले पैरों के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, मतलब क्या है, जूते का जो सोल है वो इतना पतला हो जाता था कि जूता डाला है या चप्पल या फिर सिर्फ पैरों से चल रहे हैं ये भी पता नहीं चलता। बराबर। धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर यानी आदि का जो कपड़ा, खादी का कपड़ा अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता। मूल ताने बाने में मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा वो रफ होने लगता। देखो कोई भी कपड़ा है ना, पहले थोड़ा सा स्मूथ होता है, हम लोग जब उसको धोते हैं, बार बार धोते हैं, बार बार पहनते हैं, तो वो कैसे होता है, रफ हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जब रफ हो जाता था तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा यानी कपड़े को अपने लिए सहज लेते मतलब वो उसको क्या करते थे, पहनते थे। इतना प्यार उनको अपने राष्ट्रपति के लिए था। देखो उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुरातन परिधान से अपने आप को प्रसादित मतलब क्या, सजा कर, लिख के रखना। हाँ, प्रसादित करना यानी सजाना। कृतार्थता का अनुभव किया था। कृतार्थता का मतलब क्या है, धन्यता का, कि कुछ भी हो जाए कि ये में हमारे राष्ट्रपति इतने अच्छे हैं कि हमने उनका कुछ भी कपड़ा पहना तो भी हमें क्या हो जाता है, उनकी एक याद बस जाती है, ऐसा उन्हें लगता था। बराबर। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि इस तरह से गुरु शिष्य और इस तरह से स्वामी और सेवक का नाता मैंने आज तक जिंदगी में देखा नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आया लेसन में क्या दिया है। राजेंद्र बाबू की पूरी शरीर यष्टि, उन्होंने पहने हुए कपड़े, उसके बाद क्या दिया है कि उनकी मुखाकृति ही नहीं, उनके संपूर्ण शरीर में क्या है, गठन और ये सब कुछ दिया है। फिर वो क्या थे, बहुत ही सेंसिटिव थे। इसके लिए क्या हुआ था, लोग उनके पास अपनी जो भी शिकायत है वो लेकर जाते थे और वो उनको क्या करते थे, सॉल्व करते थे। और वही उनकी गरिमा का कारण था। गरिमा का मतलब क्या है, उनके स्वाभिमान का हम लोग बोल सकते हैं, उनके सम्मान का कारण था। बराबर। लोग उनको क्या करते थे, सम्मान देते थे। और बाद में उनका एक जो सहचारी था, उनका नाम क्या था, चक्रधर, उनको क्या बोला गया बाद में, उनका सहचर भाई। क्यों, ये अभी आपको पता चला होगा, क्योंकि उनके कपड़े भी वो क्या करते थे, बहुत ही प्यार से परिधान करते थे। ध्यान में आया। अभी आगे सुनो। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर अभी लेखिका को मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। शिलान्यास यानी क्या, उद्घाटन। बराबर, इनॉग्रेशन। उससे ज्ञात हुआ मतलब पता चला कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां है। 15 to 16 उनके घर में क्या है, लड़कियां है। संयुक्त, हाँ, मतलब जॉइंट फैमिली, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। बराबर। अभी राजेंद्र बाबू महादेवी वर्मा के यहाँ पे क्यों आए थे, क्योंकि वो एक हॉस्टल चलाती थी महादेवी वर्मा, तो वहाँ पे उनको क्या करना था, राजेंद्र बाबू को अपने 15-16 पुत्रियों का एडमिशन करना था, ताकि क्या हो जाए, उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था हो सके। और एक लेडी को हॉस्टल में एक लेडी अधिकारी है तो वो क्या करेगी, उनका अच्छे से ध्यान भी रख पाएगी। ऐसे ही राजेंद्र बाबू की क्या थी, मनोधारणा थी। यहाँ तक पहले समझ में आया आपको लेसन। मैं ये लेसन है ना आपको 2 पार्ट में सिखाऊंगी, इसीलिए ये आपका आज का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं 1-2 वर्कशीट डालूंगी, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि ये लेसन है ना काफ़ी बड़ा है। ओके, समझ में आया? थैंक यू।